मित्रों, बीए भाग तृतीय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मन की दृढ़ता निबंध के मुख्य मुख्य जो स्थल हैं उन पर चर्चा करेंगे और ये मुख्य स्थल आपको इस निबंध के बारे में आपकी समझ तो बढ़ाएंगे ही, इसके साथ साथ जो सप्रसंग व्याख्या आपके प्रश्नोत्तर में आती है उसमें भी हम पारंगत काफ़ी हद तक हो जाएंगे। तो आइए आज हम मन की दृढ़ता जो निबंध है हमारा, उसी से प्रारंभ करते हैं। तो आप देखिए, इसमें यहाँ से देखिए और लगभग यहाँ तक देखिए। यदि यह माना जाए कि कोई न कोई मानसिक गुण लोगों में रहता है, जो लोग इन गुणों का पूरा आनंद और लाभ उठा रहे हैं वे उठाएंगे ही, तब आप अपने और क्या लाभ अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं, इस लेख से और क्या अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। किंतु इसके विपरीत ये मान लेने पर कि यथोचित मीमांसा कर उससे जो लाभ हो सकता है पहुंचा सकते हैं, किंतु इसके विपरीत ये सारा जो पद है वो हम पढ़ेंगे तो ये सारा जानकर हम पाएंगे। अभी मैं इसको एक बार फिर रेखांकित कर देता हूं। यदि यह माना जाए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, बाकी सारे ये इसके अंतर्गत आ जाता है। इसमें निबंधकार क्या कहना चाहता है? और ये कहाँ से, यदि सप्रसंग हम इसको देखें कि प्रसंग कहाँ आया है, ये मन की दृढ़ता निबंध में है। और यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि किसी भी गुण को जानने के बावजूद हम उस पर निबंध लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं, या लेखक इसमें क्यों महसूस करता है। ये बात बताते हुए जब वो ये कह रहे हैं कि मानसिक दृढ़ता भी एक अच्छा गुण है, इसलिए इसका लिखा जाना भी सही है। और क्यों लिखा जाना है निबंध को, और क्यों आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और इस निबंध के माध्यम से जो एक मानसिक दृढ़ता का जो एक अच्छा गुण है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, वो सब बात इसके अंतर्गत लेखक कह रहा होता है। यहाँ लेखक कहता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई मानसिक गुण होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसमें कोई मानसिक गुण नहीं हो। खास बात देखिए आप, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें कोई ना कोई गुण नहीं हो। 1, 2, 4, 10, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन गुणों के कारण वह व्यक्ति स्वयं भी आनंद उठाता है और दूसरे भी उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि इसके विपरीत जो गुण होंगे, अर्थात जितने अच्छे गुण किसी भी व्यक्ति में है, तो गुण है ही, फिर ज़रूरत कहाँ है। लेकिन निबंध लेखन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन गुणों को उद्दीप्त करना, उन गुणों को और आगे बढ़ाना, उन गुणों को और अधिक बढ़ाना एक मनुष्य जीवन में आवश्यक कर्म होता है। तो इन गुणों की आवश्यक मीमांसा कर लेनी चाहिए, इन पर चर्चा विचार विमर्श कर लेना चाहिए, जिससे कि ये और अधिक सुधर जाएं। यदि मेरे में या आप में कोई गुण थोड़ा है लेकिन वो उतना अच्छी तरह से उभर करके सामने नहीं आ पा रहा है कि हम किसी काम को पूरी तरह से कर सकें, तो हम उसकी मीमांसा करेंगे और मीमांसा के फलस्वरूप उसके जो जो लाभ हो सकते हैं उन लाभों को प्रकट करके दूसरों को भी दिखाएं। मान लो मैं हूँ, मैं तो जान रहा हूँ
अच्छे गुणों की विशेषता, और आप नहीं जान रहे, ये आप में अच्छे गुण हैं, आप उनकी विशेषताएं जान रहे हो, लेकिन मैं नहीं जान रहा, तो आपका गुण आप तक रह जाएगा, मेरा गुण मेरे तक रह जाएगा। आप वाला मेरे पास आए, मेरे वाला आपके पास आए, तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम मीमांसा करके इसके लाभ हानि दूसरों को बताएंगे, तभी हमारे पर उसका प्रभाव होगा। इसी कारण से हमको निबंध लेखन की आवश्यकता होती है। तो लेखक यहाँ कहता है और कुछ नहीं हो इससे, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम अन्य लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि इस बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा भी यदि हर्ष पहुंचा सकें, खुशी पहुंचा सकें, उसका लाभ पहुंचा सकें, तो वह इस लेख के कारण एक बहुत अच्छा कार्य होगा। और इसी बात को लेकर निबंधकार कहता है कि लेख लेखन में हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता, एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं लेखक, कहावत का प्रयोग करते हैं लेखक। तो हम कह सकते हैं कि लेखक आवश्यकता होने पर लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो वहां ये क्या कह रहे हैं? ये बात तो कहते हैं, आगे हमने उदाहरण तो दे दिया कि गधे को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लेखक थोड़ा सा और आगे बढ़कर कहते हैं कि कोशिश करने पे हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो उसी बात को लेखक ये कह रहे हैं कि गधे को पीट करके घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। मैं इस बात को झुठला नहीं रहा हूँ, झूठा सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा जो मत रखते हैं लोग उसके खत का खंडन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ यदि बुद्धि का काम मनुष्य को सत्कर्म संबंधी शिक्षा देता हो, और यदि इस संस्कार के कारण से दूसरे हेतु से देव ही ने किसी को नहीं दिया, यदि ये गुण किसी दूसरे को नहीं दिया हो, पूरी तरह से नहीं दिया हो, तो हम उसमें उपजा तो नहीं सकते, बिल्कुल से पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि हम उस व्यक्ति की इतनी आंखें तो खोल ही सकते हैं कि वो देख सके कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, या कहीं अच्छा दिख रहा है तो अच्छे से कुछ लेने की कोशिश करे, बुरा है तो बुरे को अपने से दूर करने की कोशिश करे। तो इसी का कारण है कि ये 10 भले बुरे लोग जो हैं उनके साथ चाल चलन का मिलान तो वो कर सकेगा कि कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है, अर्थात अच्छे और बुरे की पहचान इस कारण से हो जाती है यदि हम अभ्यास करें, कोशिश करें, इस बात की निबंध के माध्यम से करें। निबंध तो एक माध्यम माना है लेखक ने, और उसके लिए हम ये भी बताया कि पुस्तकालय होते हैं, स्थान होते हैं विद्या के, और भी बहुत सी सभाएं होती है, तो ये सारी चीज़ें उपयोग में ली जा सकती है। तो आगे जो बुद्धि कहते हैं कि भली या बुरी चित्तवृत्ति का एक अंदाज तो उसे दे ही दे सकते हैं। अब लेखक आगे इस बात को और स्पष्ट करता है कि हमने देने की कोशिश कर ली, दे भी दिया, अब जो चीज़ उस व्यक्ति को मिली है, जिसे तथाकथित तौर लोग पर छोड़ देते हैं कि गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या है? उसमें जो बात कही जा रही है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ से शुरू होता है और अगले पृष्ठ तक जाता है। यहाँ तक आते आते सारा अगले पृष्ठ तक जाता है। तो लेखक निबंधकार कहता है ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक,
कि इसके बाद उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वह हमने जो स्थितियां उसको दी है उसको आगे बढ़ाकर स्वयं को ऊपर ले जाए या स्वयं को वह अधोपतन की दिशा में ले जाए और नीचे ही नीचे गिरता जाए। उसे ये कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि सुधारने के लिए किसी ने कोई यत्न नहीं किया, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। न तो वो किसी को कहने लायक रहेगा, न दूसरे भी उस व्यक्ति को जिसका कि कर्तव्य बनता था कि सुधारने की कोशिश कर ले, उसको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और उसी प्रयास का एक माध्यम क्या है? निबंध है। इसलिए निबंध लिखा जाना भी आवश्यक होता है। आगे बात आपके समझ में? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं यहां से और ये नीचे तक है, लगभग यहां तक। यहां लेखक जो है, लेखक प्रयास की बात करता है। तो ये कहता है कि अच्छे कौन है, बुरे कौन है, इसका प्रयास तो हम कर सकते हैं और किसी में जन्मजात प्रतिभा भी हो सकती है। लेकिन लेखक कहता है कि यदि कोई हमसे ये पूछे कि प्रशंसा का मूल कहाँ होगा या प्रशंसा का मूल आप किसे कहेंगे या कौन व्यक्ति प्रशंसा योग्य है, तो क्या कहेंगे हम? लेखक यहाँ कहता है कि हम वही उत्तर देंगे जो ये होगा कि प्रशंसनीय केवल वे ही हैं जिन्होंने दीर्घकाल के अभ्यास और प्रयत्न से कुछ प्राप्त किया है। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जिनमें जन्मजात प्रतिभा है वो तो ईश्वर प्रदत्त है, वो योग्य तो हैं, लेकिन उतने प्रशंसा योग्य नहीं है। प्रशंसा योग्य वह व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जिसने कि अपनी मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त किया है, उस योग्यता को प्राप्त किया है। अब यहाँ एक चीज़ आगे और लेखक कह रहे हैं कि देव की देन हुई और उसे सहज ही कोई अच्छी बात प्राप्त हो गई तो हम ये कहेंगे कि वह गुणी है, पर यह न कहेंगे कि वो प्रशंसनीय है, क्योंकि अभी हमने जो कहा है कि प्रशंसीय होने की योग्यता हम असकृत चेष्टा और यत्नों पर ही निर्भर मानते हैं। असकृत चेष्टा और अभ्यास अर्थात स्वयं के द्वारा की गया चेष्टा, उसका कह किया गया प्रयास, ये असल में प्रशंसनीय है। अब लेखक इस बात को और स्पष्ट करता है कि हो सकता है कि व्यक्ति की चेष्टाओं प्रयासों द्वारा प्राप्त किया गया ये गुण शायद उतना तीखापन न रखे, उतना ज़्यादा अच्छा न दिखे जितना कि प्रकृति प्रदत्त गुण होता है, लेकिन इसमें गंभीरता का गुण अवश्य ही पाया जाता है। हो सकता है उतना अच्छा तो नहीं निकल पाए अभ्यास द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी उसमें गंभीरता होती है, व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। और यह लाभ भी लेखक कहता है कि किसी से कम थोड़ी है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। तो इसके लिए कवि एक उदाहरण देता है कवित्व शक्ति का, कि कुछ कवियों में तो कवित्व शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है और कुछ जो है अपनी कोशिशों से संपादित करके प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि वो भी कुछ कम नहीं होती, उन ऐसे काव्यों में गंभीरता पूरी पाई जाती है और एक में जैसे जो निकलेगा उसका मुकाबला तो मान लो नहीं कर सकेगा, लेकिन जो सोच समझ और जो गढ़ान उसमें पाई जाती है, जो बुनावट मेहनत वाली कविता में पाई जाती है, वो हो सकता है कि हृदय के उतनी निकट तो नहीं हो, भावनाओं को तो उतना नहीं छूती हो, लेकिन सोच और विचार को हमारे उच्च श्रेणी की तरफ ले जाती है।
तो यहाँ लेखक ये बात हमारे सामने स्पष्ट करता है। अब इसमें और कौन सी बात ज़्यादा हो गई अच्छी? तो ये भी लेखक जो है वो कह रहा है, अपने आप से कह रहा है, या अब इसमें भी क्या है, ये तीनों जो पद हमने पढ़े हैं इनमें यदि हम विशेष बात देखेंगे तो एक तो लेखक ने इसमें अलग अलग, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए। जैसे मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किसमें किया है, गधा पीठ घोड़ा होना, उसके लिए ये अलग कर सकते हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि मन की दृढ़ता के बारे में लेखक अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी चीज़, भाषा जो है इनकी तत्सम है, जहाँ आवश्यक हुआ तो उर्दू शब्दों का प्रयोग इन्होंने कर लिया है। और जहाँ तक शैली का सवाल है, इन तीनों में ही भाषा तो सरल है, शब्दावली तत्सम है, और शैली जो है वो विश्लेषणात्मक है। खाली विवरणात्मक शैली नहीं है, बल्कि हर बात का विश्लेषण किया गया है। तो विश्लेषणात्मक शैली आप इसको कह सकते हैं। अगली जो बात लेखक की आती है वो हम देखेंगे आगे कहाँ मिलेगी। वैसे तो ये पूरा निबंध जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमने इनमें से कुछ को है छांटने की कोशिश की है कि हम लोग इन्हें प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे सामने आई है। अब अगला जो पद है वो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक चलेंगे। ये सारा जो है पद इसके अंतर्गत हमारे आ जाएगा। इसमें क्या कहता है लेखक, ये भी हम ये विशेष अपने प्रसंग लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट निबंध मन की दृढ़ता में से उद्धृत है, और उसमें किसी व्यक्ति की इसमें रुचि या अरुचि हो सकती है, लेकिन श्रम करके उस कार्य में, उस विशेष स्थिति में वह परिवर्तन ला सकता है। जैसे पहले लेखक ने स्वयं ने प्रश्न उठाया और ये कहता है कि जितना इत्तेफाक से पेड़ में कानी खोपरी पत्तियां फूल फल लग सकते हैं, तो इन्हीं बातों को सोचते हुए लेखक उत्तर दे रहा होता है कि मानसिक दृढ़ता रहने पर किसके ख्यालात में जोर अर्थात किसके विचारों में दृढ़ता आ जाती है। यदि वह व्यक्ति मानसिक तौर पर दृढ़ हो गया है तो उसके जो विचार हैं, उसके मन में जो भाव हैं, उनमें भी दृढ़ता आ जाती है। तो वो लेखक कह रहा है कि किसी के ख्यालात में वह जोर आता है जिसे देख या सुन लोग चमत्कृत होते हैं। सामान्य व्यक्ति है, जब तक मन में उसके दृढ़ता नहीं थी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसी में जब मन की दृढ़ता हो गई, आ गई, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, कहीं से प्रेरणा लेके किसी भी तरह से आई हो, उसके बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिन रात का फर्क आ जाता। वो जो ढुलमुल विचार रखता था, वो जो तुरंत दूसरे की बात मान लेता था, अपनी बात को रखने की क्षमता नहीं रखता था, उस व्यक्ति में भी इतना परिवर्तन आ जाता है कि लोग चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उदाहरण दे रहा है लेखक, जैसा वृक्ष अपने एक एक रगो रेशे से नधा हुआ है, तो यह सिद्ध हुआ कि किसी तो जैसे जैसे अपने स्थान पे जमा हुआ है और हरा भरा मालूम होता है। पेड़ लगा हुआ अपनी जगह पर, पेड़ पत्तियां लगी हुई है, हरा भरा मालूम देता है। क्यों देता है? विचार करिए, सोचिए, उस पेड़ को यदि उस स्थान से हटा दिया जाए, उसकी जड़ों से उसको अलग कर दिया जाए, तो क्या वह वैसे ही हरा भरा रह पाएगा? तो यहाँ निबंधकार जो मन की दृढ़ता है उसको पेड़ों की जड़ों से तुलना कर रहे हैं। बाकी के विचार और भाव
को पत्तियों से, पेड़ के डालियों से तुलना कर रहे हैं, तने से तुलना कर रहे हैं। और वो कहता है कि ये भाव, ये विचार तभी तक दृढ़ रह सकते हैं जबकि उसके मन में दृढ़ता रहे, जिस प्रकार से जड़ों से जुड़ा हुआ पेड़ और उसकी पेड़ पत्तियां हरी भरी रहती है। इसी बात को लेकर यहाँ इस रूप में कह रहे हैं कि ऐसे ही ये संभव नहीं कि किसी अनोखे ख्यालात उसके मन को छोड़ कहीं और ठोर तरोताजगी पा सकें, कि उसके जो विचार हैं, वो भाव हैं, वो और कहीं ठोर नहीं पा सकेंगे सिवाय इसके कि वो अपने मन को दृढ़ करे, मजबूत करे। और यही एक अनोखापन होता है, और ये अनोखापन यदि इस कारण से आता भी है तो हम इसको अनुचित नहीं कह सकते। तो यहाँ अभ्यास की भी आवश्यकता मानता है और मन की दृढ़ता को भी आवश्यक मानता है। तो मन की दृढ़ता हो सकता है कि प्रारंभ में व्यक्ति में कम हो, जन्मजात उसको नहीं मिली हो, लेकिन वह अभ्यास के माध्यम से, अपने प्रयत्नों के माध्यम से, अपनी कोशिशों के माध्यम से उसको और अच्छा कर सकता है। एक और इसी से तुरंत आगे एक पद आता है कि ऊपर हमने मानसिक दृढ़ता के लक्षण रखे कि आदमी कोई भी बात रखता है उस पर दृढ़ रहता है। तब कुछ लोग जो है आक्षेप करते हैं कि ये तो हठ है, ये तो जिद्दीपन है। तो यहाँ लेखक उस बात को भी स्पष्ट करता है कि दृढ़ता में और जिद्दीपन में कहाँ फर्क आता है, और ये पद उसी बात को लेता है। लेकिन उससे पहले हम पहले वाले पद में मैं शायद आपको विशेष टिप्पणी वगैरह जो करनी होती है वो बताना भूल गया था, वो बता देता हूँ। इसमें लेखक मन की दृढ़ता क्या है या उसका तात्पर्य क्या है ये बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है और उदाहरण दे रहा है। तो उदाहरण की एक जो है उदाहरण और फिर स्पष्टीकरण, इस तरह का जो एक पद्धति होती है या शैली होती है, उस शैली का प्रयोग कर रहा है। और भाषा में आप इनके सभी में ये लिख सकते हो कि भाषा सरल है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है, और इसमें आपको ये उदाहरण शैली का प्रयोग इसने किया है, क्योंकि पत्तियों वाला पेड़ों वाला उदाहरण दिया है, तो उदाहरण शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। अब जो अगला पद है वो दृढ़ता पर हम कह रहे थे कि फिर हठ और दृढ़ता क्या है। भाई दृढ़ता में कहते हैं कि वो मजबूती रखता है, तो हठ में भी क्या है, मजबूती। जिस चीज़ पे अड़ गया अड़ा रहेगा। तो फिर क्या कहेंगे, कहाँ अंतर करेंगे। और यदि हठता कहेंगे या हट कहेंगे तो हम ये कहते हैं कि हट तो बुरा होता है, क्योंकि हट ये नहीं देखता कि भला क्या है और बुरा क्या है। बस यहीं आकर के जो फ़र्क है वो लेखक स्पष्ट करता है हमारे सामने। फिर भी हम एक सामान्य बात कर लेते हैं कि हट में बिना भला बुरा सोचे कोई व्यक्ति किसी बात पे अड़ जाता है, लेकिन मन की दृढ़ता पूर्णतया विचार करने के बाद दुनिया के, संसार के, स्वयं के, समाज के भले के लिए रखी जाती है। ये बात हमारे साफ हो जानी चाहिए। अब यहाँ लेखक क्या करें इस पद में कि निसंदेह हठ की मजबूती इसमें है कि हठ में जो मजबूती होती है मन की दृढ़ता में भी वो मजबूती होती है। दोनों में मजबूती है, दोनों का एक गुण एक समान है। आगे कहता है पर एक तरह का अनोखापन जो इस दृढ़ता में पाया जाता है, उसमें हठ या दुराग्रह के दो दोष हैं वो दूर हुए हुए होते हैं। दृढ़ता तो है, लेकिन उसमें हठ में जो दोष पाए जाते हैं, जो दुराग्रह पाए जाते हैं, उन दुर्गुणों को दूर किया हुआ होता है। तो क्या अंतर हो गया। या हम कहें हठ में क्या होता है, हठ में दुराग्रह के दोष का संपर्क भी होता है, दुराग्रह का दोष होता है। उसमें भले और बुरे की सोच नहीं होती, सिर्फ स्वयं का स्वार्थ हो सकता है, या बिना सोचे समझे कोई भी जिद पकड़ के व्यक्ति बैठ जाता है, वो हो जाता है हठ। जबकि मन की दृढ़ता में वह दोष नहीं होता, वह दोष दूर किया हुआ होता है।
अब देखिए कि हठ शब्द का प्रयोग क्यों कब करते हैं, वो भी लेखक स्पष्ट करते हैं। क्योंकि हठ का शब्द सुनने वाला किसी के बारे में तभी प्रयोग करता है जिसको आप मानसिक दृढ़ता के साथ नहीं लगा सकते। किसी व्यक्ति की दृढ़ता पर यदि हठ शब्द का प्रयोग होता है तो व्यक्ति तभी करेगा जब वो मानसिक दृढ़ता नहीं कह सकेगा उसको। क्योंकि यदि सुनने वालों को ग्राह्य अग्राह्य प्रिय अप्रिय तय करने की फुर्सत मिली तो बोलने वाले की मानसिक शक्ति की प्रशंसा में हम दृढ़ का प्रयोग करेंगे ही नहीं। मानसिक दृढ़ता का प्रयोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, यहाँ लेखक स्पष्ट करते हैं कि यदि किन्हीं लोगों को, सामने वाले लोगों को हम जो बात कह रहे हैं, आग्रह जिसकी कर रहे हैं, हम जिस चीज़ को दृढ़ता से रख रहे हैं, उसके बारे में ये चीज़ ग्राह्य है या नहीं है, यह चीज़ हमको प्रिय है या नहीं है, ये सोचने का यदि अवसर उस व्यक्ति ने दे दिया तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में मन की दृढ़ता नहीं है। यदि सामने वाले को सोचने समझने का अवसर मिल गया इस बारे में, तो उस व्यक्ति में, जो कि उसको वो बात बता रहा है या उससे किसी चीज़ का आग्रह कर रहा है, तो उस व्यक्ति के मन में वो उस हमको मानसिक दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो मानसिक दृढ़ता का मुख्य लक्षण या गुण यह है कि वह वक्ता सुनने वाले का मन अपनी मुट्ठी में कर लेता है। तो जो वक्ता है वो सुनने वाले का मन अपनी मुट्ठी में कर लेता है, इसलिए सोचने समझने का अवसर भी नहीं देता। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, तो ये और तो सब वही हो गए, अर्थ मैंने यहाँ भावार्थ मैंने यहाँ आपको स्पष्ट कर ही दिया। तो यहाँ पहली चीज़ जो निकल के आती है, जो बात लेखक कह रहा है, वो ये है कि दृढ़ता और हठ, मानसिक दृढ़ता और हठ में कहाँ अंतर है, क्या अंतर है। और ग्राह्य अग्राह्य प्रिय अप्रिय को भी यहाँ हमें बताता है कि जहाँ ग्राह्य अग्राह्य और प्रिय अप्रिय का सवाल उठ गया तो वह वक्ता दृढ़ नहीं है, मानसिक दृढ़ता नहीं रखता, क्योंकि वो श्रोता को अपने नियंत्रण में नहीं कर सका, और नियंत्रण में नहीं कर सका इसका मतलब उसमें वो कठोरता नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पद। अब एक पद एक और है, आगे भी अंत में भी है महत्वपूर्ण, लेकिन मैं अंतिम पद को लेता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ लेखक अपनी बात को लगभग रख चुका होता है और दृढ़ मन वाले का दूसरे मन वाले पे प्रभाव पड़ता है, ये भी बता चुका। संगति या कुसंगति का असर भी पड़ता है, ये भी लेखक बता चुका। अब उस बात को सबसे अंत में और अधिक स्पष्ट करता है, वो ये है कि यदि किसी पर असर होता है तो वो किस तरह से होता है और वो असर लाभदायक होगा या नहीं होगा। मन की दृढ़ता कहाँ लाभदायक हो सकती है और कहाँ हानिकारक होती है। हम जानते हैं कि मन की दृढ़ता, एक के मन की दृढ़ता दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि लाभदायक हो, लेकिन फिर भी यदि कुछ बात उसमें हो तो वह दुर्बल मन वाले के लिए भी लाभदायक हो सकती है और दृढ़ मन वाले के लिए भी लाभदायक हो सकती है। वहाँ क्या करें, जब आप निश्चय कर सकते हैं या अब आप निश्चय कर सकते हैं कि एक मन का असर दूसरे मन पर कितना होता है, खासकर उनमें जब दोनों में एक अति दृढ़ और दूसरा मन दुर्बल है। जब एक मन बहुत मजबूत हो और दूसरा बहुत कमज़ोर हो, दुर्बल हो, तो ज़्यादा असर होगा। अतएव यदि दृढ़ मन उत्तम गुण वाला है, देखो दृढ़ मानसिकता वाला व्यक्ति यदि उत्तम गुण युक्त है पर दूसरों पे उसका असर उतना गुणकारी महसूस नहीं होता,
यहाँ लेखक थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए हैं इस बात को। यहाँ तो उल्टा दिखता है कि असर नहीं होता आत्म गुण का, लेकिन आगे इस बात को और स्पष्ट करते हुए इस बात को स्पष्ट किया जाता है। और इस दृढ़ मन के साथ सहानुभूति भी हो। इस दृढ़ मन के साथ खाली अच्छा और दृढ़ होना ही कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा प्रभाव डाले दूसरे पे। साथ साथ लेखक कहते हैं कि इस दृढ़ मन के साथ साथ सहानुभूति भी उस व्यक्ति के मन में होनी चाहिए दूसरों के प्रति। हर तरह के भले बुरे, ऊंचे नीचे, ज्ञानी अज्ञानी सबके मन में प्रवेश करने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। तभी वह दृढ़ मन जो है वो सबके मन में प्रवेश करके और क्या करेगा, जैसे मधुकर भंवरा जिस प्रकार से प्रत्येक फूल का जो है रसपान करता है और लाभ उठाता है और फूलों को भी लाभ पहुंचता है, तो यहाँ उन लोगों को भी लाभ पहुंचेगा जो कि उस दृढ़ मन व्यक्ति के संपर्क में आता है, चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो, उसमें भी कोई ना कोई खासियत मिल जाएगी, उसका लाभ वो ले सकता है। और सत्य क्या वस्तु है इसकी पहचान करने में वो सफल हो जाएगा। जो व्यक्ति दृढ़ मन का है वो तो सफल होगा ही होगा, उसके संपर्क में जो कमज़ोर मन का व्यक्ति आता है उसको भी इस बात का लाभ होगा और वह भी थोड़ी बहुत पहचान कर पाएगा कि असल में सत्य क्या है, उसकी पहचान वो कर पाएगा। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि लेखक जो है यहाँ ये कह सकते हैं कि दृढ़ मन का कमज़ोर मन पे, दुर्बल मन पे कितना और किस तरह से प्रभाव होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। और यहाँ भी इन्होंने प्रतीक माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से मधुकर का माध्यम उदाहरण दे करके हमको कहा है, तो उदाहरण शैली जो है काम ली गई है। और विश्लेषणात्मक शैली तो यहाँ है ही है। और जो शब्द प्रयोग किए हैं, भाषा सरल है और शब्दों का प्रयोग तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि तत्सम शब्दों से भाषा क्लिष्ट होती है, लेकिन यहाँ इनकी भाषा फिर भी सरल है। तो आज इसी के साथ हमारा ये जो संवाद है मुख्य मुख्य स्थलों पर इस निबंध के, वो हम उसको विराम देते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, पूछनी हो, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। और इसी के साथ और इसमें एक प्रश्न भी बन सकता है जो सहप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत आता है। मैंने आपको शायद 6-7 व्याख्याएँ या 6-7 मुख्य मुख्य प्रसंग बताएं। ये नहीं है कि इन्हीं में से आएगी, इसमें 2-3 मुख्य प्रसंग और भी हैं, वो मैंने छोड़ दिए, फिर तो सारा पाठ ही हो जाता। तो आप लोग इन व्याख्याओं को करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको व्याख्याओं को एक बार फिर बता देता हूँ तरीका, कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि कहाँ से लिया गया है। हमारी तृतीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक आधुनिक गद्य संकलन से लिया गया है, या पाठ्यक्रम में दी गई है उसमें से लिया गया है। और मन की दृढ़ता नामक निबंध से, जो कि निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, उसमें से आया है। अब लेखक मन की दृढ़ता के बारे में बता रहे हैं, उसमें से लेकर के आप प्रसंग लिखेंगे कि ये प्रसंग इसमें कहाँ आया है। अर्थात लेखक उस समय अपनी कौन सी बात को स्पष्ट करते हुए बात कह रहे हैं, वो आपको उसके अंतर्गत लिखनी है, छोटी सी 2 या 3 पंक्तियों में। फिर आपको इसका भावार्थ लिखना है, अर्थात जो बात उसमें लिखी गई है गद्य में। आमतौर पर क्या है कि आपको ये गलतफहमी रहती है कि ये जो गद्य है ये तो हमको आता है, हम कर देंगे, लेकिन गद्य को ही करना कठिन है। आप जब कविताओं का लिखते हैं व्याख्या तो सामान्य अर्थ कर देते हो और वो मान्य हो जाती है, लेकिन गद्य में क्या अर्थ करोगे आप? गद्य तो है ही अपने आप में स्पष्ट। फिर क्या है कि इसके अंदर जो भावार्थ छुपा है, जो लेखक ने नहीं दिखाया ऊपर लिखने में, वो हमको दिखाना है। और फिर उन्हीं विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं को हमें विशेष के अंतर्गत लिखना है। जैसे भाषा शैली हुई, या कोई विशेष बात उसके अंतर कही गई है, कोई व्याकरणिक कोई बात उसमें कही गई है, कोई भाषा वैज्ञानिक बात इसमें कोई आई है, या साहित्य शास्त्र से संबंधित, रीति से संबंधित, अलंकार से संबंधित, रस से संबंधित कोई बात आई है, तो वो हम विशेष के अंतर्गत लिखेंगे। इसी के साथ मैं आज की अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।